बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर का परमाणु मॉडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसको यहाँ पर ये देखेंगे 1913 में इस मॉडल को दिया गया था। तो इस मॉडल में देखेंगे कुछ रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। तो जैसे रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में ये चीज़ नहीं बता पाया था कि मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर कोई नाभिक के चारों तरफ विपरीत आवेश वाले कण जो होते हैं वे ऊर्जा का क्या करते हैं, सतत उत्सर्जन करते रहते हैं। तो ऊर्जा का सतत उत्सर्जन करने के कारण वो धीरे धीरे यहाँ पर जो नाभिक यहाँ पर धीरे धीरे ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिससे क्या होता है कि घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो विपरीत आवेश वाले कण होते हैं, वो धीरे धीरे ये नाभिक से इसकी त्रिज्या इसकी क्या होती है, धीरे धीरे ये घटती हुई चली जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपने ऊर्जा का यहाँ पर निरंतर उत्सर्जन करने के पश्चात इन नाभिक से इसकी त्रिज्या जो है घटते हुए चला जाएगा और ये बाद में एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर ये देखेंगे इसकी त्रिज्या घटती हुई बाद में एक स्थिति ऐसी आएगी कि नाभिक में परमाणु जाके गिर जाएगा। तो जिससे यहाँ पर परमाणु क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो यानी कि मैक्सवेल के यदि इस नियम का पालन होता तो यहाँ पर ये परमाणु क्या हो जाता, नष्ट हो जाता। तो इस नियम की व्याख्या जो है रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में नहीं कर सका था। और दूसरी चीज़ ये देखा गया कि जितने भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें स्पेक्ट्रम रेखाओं की बारे में इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में कोई जिक्र नहीं किया। तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए एक यहाँ पर मॉडल दिया गया, जिस मॉडल का नाम है बोर का परमाणु मॉडल। तो यानी कि इन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया, पहली चीज़ इन्होंने अपने मॉडल में ये बताया कि जो यहाँ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नाभिक के चारों तरफ बंद विद्युतीय कक्षाओं में ये क्या करते हैं, ये गति करते रहते हैं। यानी कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर या चारों तरफ यहाँ पर चारों तरफ बंद विद्युतीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। इन्होंने अपनी पहली पॉइंट में ये चीज़ बताई। और दूसरी पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर कि नाभिक के चारों ओर, यहाँ पर देखेंगे नाभिक के चारों ओर अनेक बंद विद्युतीय कक्षाएं होती हैं यहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं, इसको हम सेकंड पॉइंट को यहाँ पर मान सकते हैं। सेकंड पॉइंट में मान लेते हैं कोई परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। तो केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा, केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। तो यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं वो इस कक्षा में यहाँ पर एक गति कर रहा है। तो मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर द्रव्यमान मान लेते हैं क्या है, m। मान लेते हैं m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन
स्मॉल आर नाभिक से स्मॉल आर त्रिज्या के दूरी पर स्मॉल यू वेग से, ये हमारा यू जो है ये वेग है, स्मॉल यू वेग से एक गति कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का मान जो होगा, यहाँ पर कह सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन के लिए इसका कोणीय संवेग, ऊपर में लिख देते हैं कोणीय संवेग एम यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एच अपान 2 पाई का पूर्ण गुणित। यहाँ पर प्रिविया बनो लेक्चर को सुनेंगे, अपने कॉपी में उसका नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं उसको आप अपने कॉपी में उसका वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कोणीय संवेग एम यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एच अपान 2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पर एन क्या है लिख देते हैं यहाँ पर, जहाँ एन इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर एन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है कक्षा की क्रम संख्या है, यानी कि यहाँ पर ये जो है एक कक्षा की क्रम संख्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। और यहाँ पर एच क्या है, एच इज इक्वल टू क्या है प्लैंक नियतांक। तो इसको जो है इस फिगर को यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ पर ये नाभिक है और ये नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्मॉल एम द्रव्यमान का ये नाभिक से स्मॉल आर त्रिज्या पर ये यू वेग से गति कर रहा है। तो उस समय यहाँ पर उसका कोणीय संवेग एन एच अपान 2 पाई यहाँ पर होगा का पूर्ण गुणित होगा, और यहाँ पर जहाँ पे एन क्या है कक्षा की क्रम संख्या है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन क्या है प्लैंक नियतांक है, जिसे हिंदी में प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। इन्होंने अपने दूसरी पॉइंट में बताया। तीसरी पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। इन्होंने तीसरी पॉइंट में बताया कि प्रत्येक कक्षा का यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। प्रत्येक कक्षा का, इसको हम कक्षा बोलते हैं ये सभी को, प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, अतः इन कक्षकों को क्या कहते हैं हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं ऊर्जा स्तर कहते हैं। प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे ऊर्जा स्तर कहते हैं, उसी को इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है, यानी कि इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है ये इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा स्थिर होती है। यानी कि इस कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, वो स्थिर होती है, जिसके कारण से इन कक्षाओं को अस्थाई इसी कारण से इसको क्या कहते हैं अस्थाई कक्षा कहते हैं।
अस्थाई कक्षा या अस्थाई कक्षाएं भी कह सकते हैं, अस्थाई कक्षाएं कहते हैं, या उसी को इंग्लिश में कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। तो आगे देखेंगे इसी में नाभिक से यहाँ पर जैसे जैसे इसकी दूरियां जो है बढ़ती जाती है, यानी कि ऊर्जा स्तर की नाभिक से जैसे जैसे इसकी ऊर्जा स्तर नाभिक से जैसे जैसे ऊर्जा स्तर की दूरियां जो होती है वो बढ़ती जाती हैं, यानी कि जैसे जैसे वो बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उसका मान क्या होता है, बढ़ता जाता है, यानी कि उसका मान क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, जिस ऊर्जा स्तर को हम K, L, M, N इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। और इसको नंबर में 1, 2, 3, 4 इत्यादि नंबर से हम इसको लिखते हैं। एक बार पुनः देखेंगे कि परमाणु के नाभिक से ऊर्जा स्तर की दूरियां जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इसका मान क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता हुआ चला जाता है, वैसे वैसे यहाँ पर इसका मान क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। तो यानी कि जिसको हम ऊर्जा स्तर को K, L, M, N इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम नंबर में अगर से बात करें 1, 2, 3 और 4 इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने अपनी तीसरी पॉइंट में कहा। और चौथी पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर में होते हैं, यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर में, कहने का मतलब कोई एक फिक्स ऊर्जा स्तर में जब तक कोई इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तक वहाँ से ना तो कोई यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण होता है, ना तो कोई ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यानी कि चौथी पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर में होते हैं तब तक उसमें उस इलेक्ट्रॉन का कोई भी ऊर्जा का ना तो अवशोषण होता है, ना तो उत्सर्जन होता है। इन्होंने अपने चौथी पॉइंट में बताया बोर्स ने। उसके बाद इन्होंने अपने पांचवी पॉइंट में बताया, इन्होंने अपने पांचवी पॉइंट में क्या बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक अस्थाई कक्षा या ऊर्जा स्तर में घूमती अस्थाई कक्षा या ऊर्जा स्तर में कूदता है, कहने का मतलब यहाँ पे एक अस्थाई ऊर्जा से दूसरी अस्थाई ऊर्जा में कूदता है, यहाँ पर ऊर्जा स्तर में कूदता है, तो दोनों कक्षाओं को ऊर्जा अंतर क्या यहाँ पर दोनों कक्षाओं के ऊर्जा अंतर डेल्टा ई, तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर कक्षाओं यहाँ पर कह सकते हैं दोनों कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का अंतर असतत विकिरण के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होता रहता है। इस विकिरण की आवृत्ति V और तरंगदैर्घ्य आवृत्ति को V से और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लैम्डा को उसके लिए निकालने के लिए समीकरण का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करता है या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करता है, तो उसके लिए हम उसकी वहाँ पर जो उसमें उत्पन्न आवृत्ति है और जो उसमें तरंगदैर्घ्य है उसका मान हमको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं E1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं E2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर उसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा E, क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा E। तो यानी कि डेल्टा E इज इक्वल टू क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा E प्लैंक्स के क्वांटम सिद्धांत में ये चीज़ें बताया गया है कि डेल्टा E क्या होता है hv इज इक्वल टू क्या होता है v का मान देखेंगे ये हो जाएगा c अपान क्या होता है लैम्डा, तो यहाँ पर हो जाएगा h c अपान
अपॉन लैम्डा। इस इक्वेशन से जो यहाँ पर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन से यहाँ पे इसकी आवृत्ति और यहाँ पर तरंगदैर्घ्य दोनों को हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाए, दो कंडीशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का कूदना, या तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं। तो यहाँ पे जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन कूदते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसको याद रखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूदता है तो वहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण होता है। और जब देखेंगे यहाँ पर इसमें हम अलग से फिगर बना दे रहे हैं, यानी कि ये नाभिक है, नाभिक से यहाँ पर ये देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एक उच्च ऊर्जा स्तर में। यहाँ पर ऊर्जा का क्या होता है, यहाँ पर ऊर्जा अवशोषण होता है, यहाँ पर ऊर्जा अवशोषण होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यहाँ पर उत्सर्जन होता है। यानी कि ये इसको हम याद रखेंगे। और इन्होंने अपने छठी पॉइंट में क्या चीज़ बताया, इन्होंने बताया कि ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार इस मॉडल परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी करता है। और इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में, यानी कि सबसे इन्होंने नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट इन्होंने अपनी बताया, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है आगे के लिए, यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा जो है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा वो निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं। इन्होंने अपने लास्ट पॉइंट में बताया परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे हमेशा जो है अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं। यदि निम्नतम ऊर्जा स्तर से यदि इनको कोई बाह्य ऊर्जा दे दिया जाता है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी दे दी जाती है, तो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में ये क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं, कूद जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो यानी कि जिसमें वो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन पहले था उसको हम मूल अवस्था कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और जो बाह्य एनर्जी पा करके और किसी उच्च ऊर्जा स्तर में वो जंप कर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड या उत्तेजित अवस्था कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आगे आपको मिलेगा एक ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। तो ग्राउंड स्टेट वो होता है कि ग्राउंड स्टेट वो होता है, देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन निम्नतम कक्षा परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सदैव जो है निम्नतम कक्षा में ही रहते हैं। जब उनको कोई बाह्य ऊर्जा मिल जाती है तो निम्नतम ऊर्जा से उच्चतर या ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो उच्चतर ऊर्जा जो निम्नतम ऊर्जा स्तर तो उसको हम मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और जो उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है उसे एनर्जी पाकर जो जा रहा है उसे हम एक्साइटेड या उत्तेजित अवस्था कहते हैं। ये चीज़ हम इसको याद रखेंगे। और ये सब था क्या, परमाणु का यहाँ पर एक बोर का परमाणु मॉडल, इसको याद रखेंगे। इसको हम नोट नहीं किए हैं
इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि और आगे देखेंगे यहाँ पर बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं इनके परमाणु में, तो यानी कि यहाँ पर बोर ने अपने परमाणु मॉडल में केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं का ही उस परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या किया। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन वाले परमाणु में जैसे हाइड्रोजन है और इसमें देखेंगे He+ है, यानी कि यहाँ पर हीलियम प्लस है, और उसके बाद देखेंगे जैसे लिथियम 2+ है इत्यादि। इन सभी केवल जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं का यहाँ पर इस मॉडल में स्पेक्ट्रम की व्याख्या सिर्फ किया। या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या आयनों में, जैसे कोई भी एक से अधिक परमाणु वाले इलेक्ट्रॉन से हों, तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पर इत्यादि। यानी कि इसमें इन सभी के यहाँ पर इसमें देखेंगे एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए इसकी व्याख्या इन्होंने अपने मॉडल में नहीं कर सका। तो यानी कि और दूसरी इसमें देखेंगे इनके परमाणु मॉडल में क्या कमियां हैं, तो इसमें देखेंगे कि यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। यानी कि जो बहु इलेक्ट्रॉनिक पर जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो यहाँ पे आकर्षण अथवा इसमें कह सकते हैं आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बारे में इन्होंने जानकारी अपने परमाणु मॉडल में नहीं दे सके। और इनके मॉडल में एक कमियां ये भी रह गया था कि यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में नाभिक के बाहर वाले भाग में इलेक्ट्रॉन के वितरण और उसकी व्यवस्था के बारे में इन्होंने नहीं बता पाया कि जो ऐसे कोई परमाणु जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में ये चीज़ नहीं बता पाया कि ऐसे परमाणु में जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कि उन इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से वितरित किया जाए और उसका किस प्रकार से वहाँ पर उसका व्यवस्था होगा इलेक्ट्रॉन का, ये अपने परमाणु में जिक्र नहीं किया। इन्होंने सिर्फ यहाँ पर इन्होंने यही बताया कि नाभिक के चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसका जो है यहाँ पर उसका क्या ऑर्डर होता है। तो इसके बारे में ये जानकारी नहीं दे सके। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के वितरण की और उनकी व्यवस्था के बारे में इन्होंने अपने मॉडल में उसकी देने की यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। और देखेंगे कह सकते हैं कि यहाँ पर बोर के मॉडल में डी ब्रॉगली के सिद्धांत में कोई जानकारी नहीं देता, जबकि डी ब्रॉगली के सिद्धांत में परिणाम बंद वित्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2 पाई, यहाँ पे H/2 पाई का प्रयोग किए। यहाँ पर डी ब्रॉगली ने ये चीज पहले बता दिया था H/2 पाई की। तो यह का जो है पूर्ण गुणक होता है कि कल्पना पहले भले ही कर दी थी, तो ये जो है अपने मॉडल में इसकी व्याख्या जो है यहाँ पर ये इसकी कह सकते हैं इसका जो है गणितीय व्याख्या, यानी कि जो कोणीय संवेग MUR = H/2 पाई का
गणितीय व्याख्या करने में असमर्थ रहे। यहाँ पे बोर ने अपने परमाणु मॉडल में यानी कि इसका गणितीय रूप में इसका व्याख्या करने में असमर्थ रहे। और दूसरी चीज देखेंगे, बोर का मॉडल जो हो, यहाँ पे बोर का मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के नियम के क्या था, ये विरुद्ध था। एक चीज ये भी इनका नहीं स्पष्ट हो पाया, अपने नियम में इसकी व्याख्या नहीं कर सके। तो जिसको हम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आगे पढ़ाएंगे तो उसमें उसका जिक्र किया जाएगा। सिर्फ हम इसमें ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि इनके परमाणु मॉडल में क्या चीज़ कमियां रह गया था। तो आगे इसमें देखेंगे, आगे जो है तो एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयनों के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की संरचना की व्याख्या ये नहीं कर सके, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। और सबसे इन्होंने जो सबसे लास्ट चीज़ है, बोर के सिद्धांत का जीवन प्रभाव और स्टार्च प्रभाव की व्याख्या भी नहीं कर पाए थे। जो हम इसको क्वांटम नंबर्स पढ़ाएंगे तो उसमें इसका बताएंगे कि उसका जीमेल ने किस प्रकार से अपने प्रयोग में इसको बताया था। तो ये आज के लिए बस इतना ही। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है, बोर की परमाणु मॉडल की कमियां, इसको आप सभी इसको पढ़ करके अपने कॉपी में इसका नोट्स बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये दो चीज़, एक तो यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल क्या है और यहाँ पर बोर के परमाणु मॉडल में इसकी सीमाएं क्या रह गई, कह सकते हैं इसमें कुछ क्या कमियां रह गए। इसको अपने कॉपी में इन दोनों टॉपिक को आप नोट करेंगे और इसको बुक से और वीडियो के माध्यम से आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।